नमस्कार श्रोताओं, आइए आज फिर से सुनते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया उपन्यास चोखेर बाली का चौथा भाग। आगे बढ़ने के पहले जान लेते हैं पिछले भाग की कहानी। राजलक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों के चले जाने से अब आशा बहुत निराश और परेशान हो जाती है। इसका दोषी वह महेंद्र खुद को समझती है। इसके साथ ही उसे घर संभालना तो आता ना था। धीरे धीरे घर के सारे नौकर चाकर भी कन्नी काटने लगते हैं और छुट्टी पे चले जाते हैं। अब घर में मदद करने वाला कोई नहीं रह जाता। मगर इधर महेंद्र को बड़ा मजा आ रहा होता है। इसका कारण यह है कि वो समझता है कि अब आशा और वह प्रेम से भरा समय व्यतीत करेंगे और बीच में उन्हें रोकने टोकने वाला कोई ना होगा। यह सोचकर ही वह आनंद से भर जाता है। धीरे धीरे काम को ना करने की अनभिज्ञता से घर की दुर्दशा हो जाती है। आशा को अपने आप में बहुत ग्लानि होती है कि उसे घर संभालना भी नहीं आता। अब एक दिन वह महेंद्र से कहती है कि जाओ माँ को घर से बुला लाओ। माँ जब घर में आती है और घर की ऐसी दुर्दशा देखती है तो आशा के प्रति उनका मन और भी खिन्न हो जाता है। लेकिन इस बार राजलक्ष्मी अकेले घर नहीं आती। वह गांव से अपने साथ विनोदिनी को बुलाती है। विनोदिनी के बारे में आप सब लोग पहले ही जानते हैं कि वह कौन है। धीरे धीरे आशा और विनोदिनी में मित्रता हो जाती है। आशा एक दिन विनोदिनी को कहती है कि चलो हम दोनों अपना एक नाम रख छोड़ें। तब विनोदिनी आशा द्वारा गिनाए गए नामों को नकार कर खुद से एक नाम रखती है, चोखेर बाली, यानी आंख की किरकिरी। अब दोनों पक्की सखियों की तरह बहुत सा समय साथ में गुजारती। इससे महेंद्र को परेशानी होती है। वो एक दिन माँ से जाकर कहता है कि इस तरह गांव से किसी पराई लड़की को अपने घर में लाकर रखना अच्छी बात नहीं। माँ महेंद्र की परेशानी समझ जाती। आशा बहू से कम रब्त रखा करे ताकि कोई तुम्हें कुछ ना कह सके। विनोदिनी माँ की बात समझ जाती है और आशा से थोड़ी दूरी बना लेती है। अब आशा को अचानक सहेली में आए बदलाव को देखकर कुछ समझ में नहीं आता। वह समझ नहीं पाती कि उसकी सहेली को अचानक से क्या हो गया है। वह अब उसे मनाने के उपाय सोचने लगती है। तो चलिए फिर सुनते हैं यहाँ से आगे की कहानी। विनोदिनी जब बिल्कुल ही पकड़ में ना आई तो आशा को एक तरकीब सूझी। बोली, भाई आंख की किरकिरी, तुम मेरे पति के सामने क्यों नहीं आती? भागती क्यों फिरती हो? विनोदिनी ने बड़े संक्षेप में लेकिन तेज स्वर में कहा। धत, आशा बोली, क्यों? माँ से मुझे पता चला है तुम हम लोगों की गैर नहीं हो। गंभीर होकर विनोदिनी ने कहा, संसार में अपना पराया कोई नहीं होता। जो अपना मानता है वही अपना है और जो पराया समझता है वह अपना होते हुए भी पराया है। आशा को लगा विनोदिनी ठीक ही कह रही है। वास्तव में उसके पति विनोदिनी के साथ ज्यादती करते हैं। सचमुच उसे गैर समझते हैं और नाहक ही उससे खींचा करते हैं। उस दिन सांझ को आशा ने बड़े नाजो अदा से पति के सामने यह विषय रखा। तुम्हें मेरी आंख की किरकिरी से परिचय करना पड़ेगा। महेंद्र हंसकर बोला, तुम्हारे साहस की बलिहारी। आशा ने पूछा, क्यों? इसमें डर किस बात का? महेंद्र ने कहा, अपनी सखी की जिस गजब की खूबसूरती का जिक्र किया करती हो वह तो खतरे से खाली नहीं। आशा ने कहा, खैर वह मैं समझ लूंगी। तुम मुझसे बोलोगे या नहीं यह बताओ। ऐसी बात नहीं थी कि विनोदिनी को देखने का कौतूहल महेंद्र को न था, बल्कि इन दोनों तो उसे देखने की ललक समय समय पर होती रहती थी और हृदय का यह आग्रह उसे उचित नहीं जचता। हृदय के बारे में महेंद्र ने उचित अनुचित का आदर्श औरों की अपेक्षा कुछ कड़ा था। इसके पहले वह विवाह की बात नहीं सुनता चाहता था, इसलिए कि कहीं माँ के अधिकार पर आंच ना आ जाए। और अब आशा के संबंध की रक्षा वह इस तरह से करना चाहता था कि किसी पराई औरत के लिए मन में जरा सा भी कौतूहल न पैदा हो। प्यार के मामले में वह बड़ा वैसा सा है, लेकिन पक्का। इस बात का उसे मन ही मन नाच भी है। यहाँ तक कि वह चूंकि बिहारी को अपना दोस्त कहता, इसलिए दूसरे किसी को भी वह मित्र नहीं मानना चाहता। कोई उसकी ओर खींचकर आता भी तो वह जबरदस्ती उसकी ओर से लापरवाही दिखाता और बिहारी के सामने उस बेचारे का मजाक उड़ाते हुए अपनी उदासी जाहिर करता। बिहारी कहीं ऐतराज करता तो महेंद्र कहता, यह तुमसे हो सकता है, कहीं भी जाते हो तुम्हें मित्रों की कमी नहीं रहती, मगर मैं जिसको मित्र नहीं मान सकता। ऐसे महेंद्र का मन जब इधर एक अपरिचिता की और कौतूहल और व्यग्रता से बरबस खींचने लगता तो अपने आदर्श के आगे वह नीचा हो जाता। इसलिए अंत में विनोदिनी को घर से हटाने के लिए वह अपनी माँ को तंग करने लगा। महेंद्र ने कहा,
रहने भी दो चुन्नी, तुम्हारी किरकिरी से गपशप की फुर्सत कहाँ है अपने पास। पढ़ने के वक्त किताबों से नाता और फुर्सत की घड़ियों के लिए तुम हो। इस बीच अपनी सखी को कहाँ लाओगी तुम। मैं तुम्हारी पढ़ाई के समय का हिस्सा नहीं लूंगी, अपने ही समय में से कुछ मैं अपनी किरकिरी को दे दूंगी, आशा ने कहा। महेंद्र बोला, अच्छा माना तुम दे दोगी, मगर मैं क्यों दूंगा। आशा विनोदिनी को प्यार कर सकती है। महेंद्र के ख्याल में इससे उसके प्रति प्रेम की त्रुटि साबित होती है, और गर्व से महेंद्र कहता भी, तुम्हारा प्रेम मेरे जैसा अन्यनिष्ठ नहीं। आशा इस बात को हरगिज मानने को तैयार नहीं। वह झगड़ पड़ती, रोती, मगर तर्क में महेंद्र से न जीत पाती। महेंद्र अपने दोनों के बीच विनोदिनी के लिए सुई की नोक जितनी जगह भी छोड़ने को तैयार नहीं था। यह बात उसके गर्व का विषय बन बैठी। उसका वह गर्व आशा से सहा नहीं जाता, पर आज उसने हार कबूल कर ली। कहा, खैर मेरे ही खातिर तो मेरे किरकिरी से बोलो। आशा के आगे अपने प्रेम की दृढ़ता और श्रेष्ठता प्रमाणित करके अंत में बड़ी कृपा करके वह विनोदिनी से बात करने को राजी हुआ। दूसरे दिन सुबह आशा गई और सोई हुई विनोदिनी से लिपट गई। विनोदिनी बोली, यह कैसा गजब, चकोरी आज चांद को छोड़कर मेघ के दरबार में। आशा ने कहा, तुम लोगों की यह कविता मेरी खाक समझ में नहीं आती। फिर गोबर में नाहक घी क्या डालना। जो इन बातों का जवाब दे सकता है, चलकर एक बार उसे सुनाओ। विनोदिनी ने पूछा, आखिर वह रसिक है कौन। आशा ने कहा, तुम्हारे देवर, मेरे पति। मजाक नहीं, तुमसे बातें करने के लिए वह मुझे परेशान कर रहे हैं। विनोदिनी अपने मन में बोली, बीवी के हुक्म से मेरी बुलावट हुई है और समझते हैं मैं सिर पर पांव रखकर भागी जाऊंगी, ऐसे समझा है मुझे। विनोदिनी किसी भी कदर तैयार न हुई। आशा पति के सामने बड़ी शर्मिंदा हुई। मन ही मन महेंद्र इस बात पर बड़ा नाराज हुआ। मेरे सामने आने में ऐतराज, मुझे दूसरे मामूली लोगों से समझती है, और कोई होता तो जाने कब कितने बहानों से विनोदिनी से मिलता, बोलता चालता, लेकिन महेंद्र ने इसकी कभी कोशिश तक न की। इसी से विनोदिनी को मेरा परिचय नहीं मिला। वह एक बार भली तरह जान लेती तो समझ जाती कि मुझ में और दूसरे के पुरुष में क्या फर्क है। 2 दिन पहले विनोदिनी भी कुड़न से बोली थी, इतने दिनों से इस घर में हूं और महेंद्र एक बार मुझे देखने की चेष्टा भी नहीं करता। बुआ के कमरे में होती हूँ तभी वह किसी बहाने अपनी माँ के पास नहीं आता। ऐसी लापरवाही किस कारण। मैं कोई जड़ पदार्थ हूँ, मैं आदमी नहीं, स्त्री नहीं। कहीं वह मुझे जान पाता तो पता चलता कि उसकी प्यारी चुन्नी और मुझ में क्या फर्क है। आशा ने तरकीब सुझाई, तुम कॉलेज गए हो यह कहकर मैं उसे अपने कमरे में ले जाऊंगी कि अचानक बाहर से तुम आ जाना, बस फिर उसका कोई वस ना चलेगा। महेंद्र ने पूछा, आखिर किस गुनाह के लिए उसे इतनी बड़ी सजा देना चाहती हो। आशा बोली, मुझे गुस्सा आ गया है, तुमसे मुलाकात करने में भी आपत्ति, उसकी अकड़ तोड़कर ही रहूंगी। महेंद्र बोला, तुम्हारी सखी को देखने के लिए मैं मरा नहीं जा रहा हूँ, मैं यूं चोरों की तरह मिलना नहीं चाहता। आशा ने महेंद्र का हाथ पकड़कर विनती की, तुम्हें मेरे सिर की कसम, एक बार, बस एक बार तो तुम्हें यह करना ही होगा। जैसे भी हो उसकी हेकड़ी तो निकालनी ही पड़ेगी, फिर तुम्हारा जैसा जी चाहे करना। महेंद्र चुप हो रहा। आशा बोली, मेरी इच्छा है, मान जाओ। ललक तो महेंद्र को भी हो रही थी, इसलिए अनमने भाव से उसने सहमति दे दी। शरद की धुली दोपहरी, महेंद्र के कमरे में विनोदिनी आशा को कारपेट के जूते बनाना सिखा रही थी। आशा अनमनी सी बार बार बाहर ताक ताक कर गिनती में भूल करके अपना बेहद सीधापन दिखा रही थी। आखिर तंग आकर विनोदिनी ने उसके हाथ का कारपेट झपट कर गिरा दिया और कहा, यह तुम्हारे बस का नहीं, मैं चलती हूँ, और काम पड़ा है। आशा ने कहा, बस एक बार और बताओ, अब भूल नहीं होगी, कहकर आशा सीने लगी। इतने में दबे पांव महेंद्र आया और दरवाजे के पास विनोदिनी के पीछे खड़ा हो गया। आशा सिलाई पर आंखें गाड़े हुए ही धीरे धीरे हंसने लगी। विनोदिनी ने पूछा, एकाएक हंसी किस बात पर आ गई। आशा से और न रहा गया, वह खिलखिला पड़ी और विनोदिनी के बदन पर कारपेट फेंक कर बोली, तुमने ठीक ही कहा, यह मेरे बस का नहीं, और विनोदिनी से लिपटकर और जोर से हंसने लगी।
विनोदिनी तो पहले ही ताड़ गई थी। आशा की चंचलता और हाव भाव से उससे कुछ छिपा न रहा। वह यह भी जान गई थी कि महेंद्र कब चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। निरी नादान सी बनकर उसने अपने को आशा के आसान जाल में फंसने दिया। अंदर आते हुए महेंद्र ने कहा, मैं बदनसीब ही इस हंसी के कारण से क्यों बरी रखा जाऊं भला। चौंक कर विनोदिनी ने माथे पर कपड़े का पल्ला डाला और उठने लगी। आशा ने उसका हाथ धर दबाया। उसे उठने का उपक्रम करते देख महेंद्र ने कहा, या तो आप बैठिए या मैं चला जाता हूँ, या फिर आप भी बैठिए और मैं भी बैठता हूँ। जैसे कि आमतौर से औरतें करती हैं, छीना झपटी शोरगुल। ऐसा विनोदिनी ने शर्म की धूम नहीं बचाई। उसने सहजे सुर में कहा, आपके ही अनुरोध से बैठती हूँ, लेकिन देखिएगा मन ही मन अभिशाप न दीजिएगा। महेंद्र ने कहा, अभिशाप तो दूंगा, और वह यह कि आपके देर तक चलने की शक्ति न रह जाए। विनोदिनी ने कहा, इस अभिशाप से मैं डरती नहीं, क्योंकि आपका देर तक ज़्यादा देर तक नहीं होगा। शायद अब खत्म भी हो चला है। और उसने फिर उठकर खड़ा होना चाहा। आशा ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, सिर की सौगंध तुम्हें, कुछ देर और बैठो। आशा ने पूछा, अब सच सच बताना, मेरी आंख की किरकिरी कैसी लगी तुम्हें। महेंद्र ने कहा, बुरी नहीं। आशा बहुत ही क्षुण होकर बोली, तुम्हें तो कोई भी अच्छी नहीं लगती। महेंद्र, सिर्फ एक को छोड़कर। आशा ने कहा, अच्छा परिचय जरा जमने दो, फिर देखती हूँ अच्छी लगती है या नहीं। महेंद्र बोला, जमने दो यानी ऐसा रवैया लगातार चला रहेगा। आशा ने कहा, पर मनसाहत के नाते भी तो लोगों से बोलना चालना पड़ता है। एक दिन की भेंट के बाद अगर मिलना जुलना बंद कर दोगे तो क्या सोचेगी बेचारी। तुम्हारा हाल ही अजीब है। कोई और होता तो ऐसी स्त्री से दौड़कर मिला करता, और एक तुम हो, ऐसे कहते हो जैसे कोई आफत ही गले आ पड़ी हो। और उसे अपने इस फर्क की बात सुनकर महेंद्र खुश हुआ। बोला, अच्छा यही सही, मगर ऐसी जल्दबाजी क्या। मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा हूँ, और ना ही तुम्हारी सखी को भागने की जल्दी है। लगता है लिहाजा बीच बीच में भेंट हुआ ही करेगी, और भेंट होने पर भल मनसाहत रखे, इतनी अकल है तुम्हारे पति को। महेंद्र ने सोचा था अब से विनोदिनी किसी न किसी बहाने जरूर आ जाया करेगी, लेकिन उसने गलत सोचा था। वह तो पास में नहीं फटकती, अचानक आते जाते भी कहीं कहीं नहीं मिलती। आशा से वह इसका जिक्र भी न करता कि कहीं उसकी व्यग्रता न झलक पड़े, मगर हुआ यह कि बीच बीच में विनोदिनी से मिलने की स्वाभाविक और मामूली सी इच्छा को छिपाए और दबाए रखने की कोशिश में उसकी अकुलाहट बढ़ने लगी। फिर विनोदिनी की उदासीनता उसे और उत्तेजित करने लगी। विनोदिनी से भेंट होने के दूसरे दिन यूं ही मजाक में महेंद्र ने आशा से पूछा, अच्छा आशा, तुम्हारा यह अयोग्य पति तुम्हारी आंख की किरकिरी को कैसे लगा। महेंद्र को इसकी जबरदस्त आशा थी कि इसके पूछने से पहले ही आशा से उसे इसका बड़ा ही अच्छा ब्यौरा मिलेगा, लेकिन सब्र करने का जब कोई नतीजा ना निकला तो ढंग से यह पूछ बैठा। आशा मुश्किल में पड़ गई। विनोदिनी ने तो कुछ भी नहीं कहा। इससे आशा अपनी सखी से नाराज भी हुई थी। बोली, ठहरो भी, 2-4 बार मिलजुल कर तो कुछ कहेगी। कल भेंटी कितनी देर को हुई और बातें भी तो कितनी हो सकी। महेंद्र इससे भी कुछ निराश हुआ, और विनोदिनी के बारे में लापरवाही दिखाना उसके लिए और भी कठिन हो गया। इसी बीच बिहारी आ पहुंचा। पूछा, क्यों भैया, आज किस बात पर विवाद छिड़ा है। महेंद्र ने कहा, देखो ना, तुम्हारी भाभी ने कुमुदनी या प्रमोदनी जाने किससे तो जाने क्या नाता जोड़ा है, लेकिन मुझे भी अगर उससे वैसा ही कुछ जोड़ना पड़े तो जीना तो मुश्किल जानो। आशा के घूंघट के अंदर घोर कलह गिराया। बिहारी जरा देर चुपचाप महेंद्र की ओर ताकता रहा और हंसा। बोला, भाभी यह बात तो अच्छी नहीं। यह सब भुलाने की बातें हैं। तुम्हारी आंख की किरकिरी को मैंने देखा है, और भी अगर बार बार देख पाऊं तो उसे दुर्घटना ना समझूंगा। हाँ, यह मैं कसम खाकर कह सकता हूँ, लेकिन इतने पर भी महेंद्र जब कबूल नहीं करना चाहते तो समझो दाल में कुछ काला है। महेंद्र और बिहारी में बहुत भेद है। आशा को इसका एक और सबूत मिला। अचानक महेंद्र को फोटोग्राफी का शौक हो आया। पहले भी एक बार उसने सीखना शुरू करके छोड़ दिया था। उसने फिर से कैमरे की मरम्मत की और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। घर के नौकर चाकरों तक के फोटो लेने लगा। आशा जिद पकड़ कर बैठी।
मेरी सखी की भी तस्वीर लेनी पड़ेगी। बहुत संक्षेप में महेंद्र ने जवाब दिया। अच्छा। और उससे भी संक्षेप में उसकी आंख की किरकिरी ने कहा, नहीं। आशा को इसके लिए फिर एक तरकीब गाड़नी पड़ी और वह तरकीब शुरू से ही विनोदिनी के लिए गुप्त न रही। तरकीब यह गढ़ी कि आशा किसी तरह उसे कमरे में बुलाएगी और सोते समय ही उसकी तस्वीर को लेकर महेंद्र उसे एक खासा सबक देगा। मजे की बात यह है कि विनोदी दिन में कभी सोती नहीं थी, लेकिन उस दिन आशा के कमरे में उसे झपकी आ गई। बदन पर लाल ऊनी चादर डाले, खुली खिड़की की तरफ मुंह किए, हथेली पर सिर रखे वह ऐसी सुंदर अदा से सोई थी कि महेंद्र ने कहा, अरे लगता है मानो फोटो खिंचाने के लिए ही तैयार हुई है। दबे पांव महेंद्र कैमरा लेकर आया। किस तरफ से तस्वीर अच्छी आएगी यह तय करने के लिए विनोदिनी को बड़ी देर तक बहुत अच्छी तरह से देख लेना पड़ा। यहाँ तक कि कला की खातिर छिपकर सिरहाने के पास उसके बिखरे बालों को जरा सा हटा देना पड़ा। नहीं जचा तो उसे फिर से सुधार लेना पड़ा। फिर उसने आशा के कान में कहा, पाँव के पास से चादर को जरा बाईं तरफ खिसका दो। भोली आशा ने उसके कानों में कहा, मुझसे ठीक ना बनेगा, कहीं नींद न टूट जाए, तुम्हें खिसका दो। महेंद्र ने चादर खिसका दी और तब उसने तस्वीर खींचने के लिए कैमरे में प्लेट डाली। प्लेट का डालना था कि खड़का हुआ और विनोदिनी हिल उठी। लंबी निश्वास छोड़ घबराकर उठ बैठी। आशा जोर से हंस पड़ी। विनोदिनी बेहद नाराज हुई। अपनी जलती हुई आंखों से महेंद्र पर चिंगारियां बरसाती हुई बोली, बहुत बुरी बात है। महेंद्र ने कहा, बेशक बुरी बात है, लेकिन चोरी भी की और चोरी का माल हाथ न लगा। इस बुराई को ही लेने दीजिए, उसके बाद मुझे सजा दीजिएगा। इधर आशा भी बहुत आरजू मिन्नत करने लगी। तस्वीर ली गई, लेकिन पहली तस्वीर खराब हो गई, लिहाजा दूसरे दिन दूसरी तस्वीर लिए बिना फोटोग्राफर ना माना। उसके बाद मित्रता के चिन्ह स्वरूप दोनों सखियों की एक साथ एक तस्वीर लेने की बात आई। विनोदिनी ना कह सकी, बोली, अच्छा, लेकिन यह आखिरी है। यह सुनकर महेंद्र ने उस तस्वीर को बर्बाद कर दिया। इस तरह तस्वीर लेते लेते परिचय काफी आगे बढ़ गया। राग को कुरेदो तो दबी आग फिर से लहक उठती है। आशा और महेंद्र की मोहब्बत का उत्साह मंद पड़ता जा रहा था। वह तीसरी तरफ की ठोकर से फिर जाग पड़ा। आशा में हंसी दिल लगी की शक्ति ना थी, पर आशा उससे थकती ना थी। लिहाजा विनोदिनी की आड़ में आशा को बहुत बड़ा आश्रय मिल गया। महेंद्र को हमेशा आनंद की उमंग में रखने के लिए उसे लोहे के चने नहीं जमाने पड़ते थे। विवाह होने के बाद कुछ ही दिनों में आशा और महेंद्र एक दूसरे के लिए अपने को उजाड़ने पर आमादा थे। प्रेम का संगीत शुरू ही पंचम के निषाद से हुआ था। सूद के बजाय पूंजी ही भुना खाने पर तुले थे। पागलपन के इस बाढ़ को वे दिन दिन जीवन के सहज प्रवाह में कैसे बदल डाले। नशे के बाद आती है खुमारी, और उस खुमारी को तोड़ने के लिए लोगों को फिर पीने की जरूरत पड़ती है। वह नशा आशा आखिर कहां से जगाए। ऐसे में विनोदिनी ने नया रंगीन प्याला लाकर आशा के हाथों में दे दिया। पति को प्रसन्न देखकर आशा ने संतोष की सांस ली। अब उसकी अपनी कोशिश न रह गई। महेंद्र और विनोदिनी जब हंसी मजाक करते होते, वह बस जी खोलकर हंसने में साथ देती। पत्ते खेलने में महेंद्र आशा को बेतरह चकमा देता, तो आशा विनोदिनी से फैसले के लिए गिड़गिड़ाती हुई शिकायत करती। महेंद्र कोई मजाक कर बैठता या गैर जवाबी कुछ कहता तो आशा को यह प्रत्याशा होती कि दूसरी तरफ से विनोदिनी उपयुक्त जवाब दे देगी। इस प्रकार इन तीनों की मंडली जम गई, मगर इससे विनोदिनी के काम धंधों में किसी तरह की ढिलाई न आ पाई। रसोई व घर के दूसरे कामकाज, राजलक्ष्मी की सेवा टहल, सारा कुछ खत्म करके ही वह इस आनंद में शामिल होती। महेंद्र अजीजी से कहता, नौकर महरी को काम क्यों नहीं करने देती हो, निकम्मा बना दोगी उन्हें तुम। विनोदिनी कहती, काम न करके खुद निकम्मा होने से तो यह बेहतर ही है। अच्छा, तुम अपने कॉलेज जाओ। महेंद्र, ऐसी बदली के दिन। विनोदिनी, ना, यह नहीं होने का, गाड़ी तैयार है, जाना पड़ेगा। महेंद्र, मैंने तो गाड़ी को मना कर दिया था। विनोदिनी, मैंने क्या रखा है, कहकर महेंद्र की पोशाक लाकर हाजिर कर दी। महेंद्र, तुम्हें राजपूत के घर पैदा होना चाहिए था। लड़ाई के समय अपने आत्मीय को कवच पहनाती। मौज मजे के लिए कॉलेज न जाना, पढ़ाई में ढिलाई करना विनोदिनी को कतई पसंद न था।
उसके कठोर शासन से दिन दोपहर का विनोद एक बार की उड़ गया और सांझ का अवकाश महेंद्र के लिए बड़ा ही रमणीक और मोहक हो उठा। उसका दिन मानो अवसान के इंतजार में रहता। पहले बीच बीच में रसोई समय पर ना बनती और महेंद्र को कॉलेज ना जाने का बहाना मिल जाता। अब स्थिति बदल गई थी। विनोदिनी सारा इंतजाम खुद करके समय पर रसोई बनाती। इधर महेंद्र खाना खाकर चुकता, उधर खबर पहुंच जाती, गाड़ी तैयार खड़ी है। पहले हर चीज अस्त व्यस्त और बेतरतीब थी। वस्त्रों का ही पता नहीं चलता था कि धोबी की यहाँ है या अलमारी में पड़े हैं। मगर अब शुरू में विनोदिनी इन बेतरतीबियों के लिए महेंद्र के सामने आशा को मीठा उलाहना दिया करती थी। महेंद्र भी उस बेचारी की लाइलाज योग्यता पर स्नेह से हंस दिया करता। अंत में सखी के नेह से उसने आशा की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। घर की शक्ल बदल गई। अचकन का बटन नदारत है। आशा झटपट कोई तरकीब नहीं निकाल पाती कि विनोदिनी आकर अचकन उसके हाथ से झपट लेती और बाती बात में बटन टाक देती। एक दिन महेंद्र के लिए परोसी हुई थाली में बिल्ली ने मुंह डाल दिया। आशा परेशान हो उठी। देखते ही देखते विनोदिनी रसोई से नई थाली सजा कर ले आई। आशा दंग रह गई। अपने खाने पहनने, काम और आराम में हर बात में तरह तरह से महेंद्र को विनोदिनी के सेवा स्पर्श का अनुभव होने लगा। विनोदिनी के बनाए रेशमी मौजे उसके पाँव में पड़े। विनोदिनी का बुना रेशमी मफलर गले में एक मानसिक सा स्पर्श सा शोभित हुआ। इन दिनों आशा सखी के हाथों से संवर कर इत्र मलकर पति के पास जाती। उसमें कुछ तो आशा का अपना होता और कुछ किसी और का। अपनी वेशभूषा के रूप में और आनंद में वह अपनी सखी से मानो गंगा यमुना से मिल गई है। बिहारी की अब वह कद्र न रही थी। उसे याद नहीं किया जाता। उसने महेंद्र को लिख भेजा था, कल इतवार है, दोपहर को आकर मैं माँ के हाथ का बना भोजन खाऊंगा। महेंद्र ने देखा यह तो इतवार भी गोबर हो जाएगा। उसने जल्दी से लिख भेजा, इतवार को कुछ जरूरी काम से मुझे बाहर जाना पड़ेगा। फिर भी भोजन कर चुकने के बाद बिहारी खोज खबर के लिए महेंद्र के यहाँ आया। नौकर से पता चला कि महेंद्र कहीं बाहर नहीं गया है। महेंद्र भैया, ओ महेंद्र भैया कहकर उसने सीढ़ी से आवाज दी और कमरे में दाखिल हुआ। महेंद्र खिसिया गया। सिर में बेहिसाब दर्द है कहकर उसने तकिया का सहारा लिया। यह सुनकर और महेंद्र के चेहरे का हाव भाव देखकर आशा तो अचकचा गई। उसने घबराकर विनोदिनी की ओर देखा। यह अचानक सिरदर्द कहाँ से आ गया? उसने विनोदिनी की तरफ इस आशे से देखा कि अब क्या करना चाहिए, मगर विनोदिनी खूब समझ रही थी कि मामला क्या है। फिर भी घबराकर बोली, बड़ी देर से बैठे हो, थोड़ी देर लेट जाओ, मैं यूडिकोलोन ले आती हूँ। महेंद्र बोला, नहीं नहीं रहने दो, उसकी जरूरत नहीं। विनोदिनी ने उस पर कान न दिया। वह जल्दी से बर्फ में मिले पानी में यूडिकोलोन डालकर ले आई। आशा को गीला रुमाल देती हुई बोली, उनके सिर पर बांध दो। महेंद्र बार बार कहने लगा, अरे छोड़ो। प्यारी हंसी रोककर चुपचाप यह नाटक देखता रहा। मन में गर्व करते हुए महेंद्र ने कहा, कमबख्त बिहारी, देखे कि मेरी कितनी इज्जत होती है। बिहारी खड़ा था। लाज से कांपते हाथों से आशा ठीक से पट्टी न बांध पाई। लुढ़क कर यूडिकोलोन की एक बूंद महेंद्र की आंख में जा पड़ी। विनोदिनी ने आशा से रुमाल लेकर कुशल हाथों से ठीक से बांध दिया। सफेद कपड़े के दूसरे टुकड़े को यूडिकोलोन में भिगोकर धीमे धीमे पट्टी पर निचोड़ने लगी। आशा घूंघट काढ़े पंखा झलती रही। स्निग्ध स्वर में विनोदिनी ने पूछा, महेंद्र बाबू, आराम मिलता है क्या? आवाज में इस तरह शहद घोलकर विनोदिनी ने तेज कनखियों से बिहारी को देख लिया। देखा कौतुक से बिहारी की आंखें हंस रही है। उसको यह सब कुछ प्रसन्न सा लगा। विनोदिनी समझ गई कि इस आदमी को ठगना आसान नहीं। इसकी पैनी निगाह से कुछ नहीं बच सकता। बिहारी ने हंसकर कहा, विनोद भाभी, ऐसी तीमारदारी से बीमारी जाने की नहीं और बढ़ जाएगी। विनोदिनी ने कहा, मैं मूर्ख स्त्री, मुझे क्या पता इसका। आपके चिकित्सा शास्त्र में ऐसा ही लिखा है, क्यों? बिहारी बोला, लिखा तो है। ऐसी सेवा देखकर तो अपना भी माथा दुखने लगा। लेकिन फूटे कपाल को चिकित्सा के बिना ही चंगा हो जाना पड़ता है। महेंद्र भैया का कपाल जोरदार है। विनोदिनी ने कपड़े का ओछा टुकड़ा रख दिया। कहा, ना, हमें क्या पड़ी, दोस्त का इलाज दोस्ती करे। सारा माजरा देखकर बिहारी कुछ घुट सा गया।
इधर कुछ दिनों तक वह पढ़ने में मशगूल रहा। इस बीच में इन तीनों ने मिलकर क्या गुल खिलाया, इसका उसे पता न था। आज उसने विनोदिनी को खास तौर से देखा। विनोदिनी ने भी उसको देख लिया। विनोदिनी की बात सुनकर उसने जरा तीखे स्वर में कहा, अच्छी बात है, दोस्त का इलाज दोस्त ही करेगा। यह सिर दर्द मैं ही लेके आया था, मैं ही साथ लिए जा रहा हूँ। मुफ्त में यूडिक्लोन खर्च ना करें। फिर आशा की ओर देखकर बोला, भाभी, इलाज द्वारा रोग हटाने के बजाय रोग ना होने देना ही बेहतर है। बिहारी ने सोचा, दूर दूर रहने से अब काम नहीं चलने का, चाहे जैसे हो। इनके बीच में अपने लिए जगह बनानी पड़ेगी। इनमें से किसी को यह पसंद तो ना होगा, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। बुलावे या स्वागत की अपेक्षा किए बिना ही बिहारी महेंद्र के व्यू में दाखिल होने लगा। उसने विनोदिनी से कहा, विनोद भाभी, इस शख्स को अपनी माँ ने बर्बाद किया, दोस्तों ने बर्बाद किया, इसकी बीवी ने बर्बाद किया। तुम भी उस जमात में शामिल ना होकर इसे कोई नई राह सुझाओ, दुहाई है। महेंद्र ने पूछा, मतलब? बिहारी ने कहा, यानी मेरे जैसा आदमी जिसे कभी कोई नहीं पूछता। महेंद्र हंसकर बोला, यानी तुम भी बर्बाद होना चाहते हो? बर्बाद होने की उम्मीदवारी इतनी आसान नहीं बच्चू कि दरख्वास्त दे दी और मंजूर हो गई। विनोदिनी हंसकर बोली, बर्बाद होने का दम होना चाहिए बिहारी बाबू। बिहारी ने कहा, अपने आप में वह खूबी ना भी हो तो पराए हाथ में आ सकती है। एक बार देख ही लो ना, पनाह देकर। विनोदिनी ने फिर मुस्कुराकर कहा, यूं तैयार होकर आने से कुछ नहीं होता, लापरवाह रहना होता है। क्या ख्याल है भाई आंख की किरकिरी, अपने इस देवर का भार तुम ही उठाओ ना। आशा ने 2 उंगलियों से उसे ठेल दिया। बिहारी ने भी इस दिल्लगी में साथ न दिया। विनोदिनी से यह छिपा न रहा कि बिहारी को आशा से मजाक करना पसंद नहीं। वह आशा पर श्रद्धा रखता है और विनोदिनी को उल्लू बनाना चाहता है। यह बात उसे चुभी। उसने आशा से फिर कहा, तुम्हारा यह भिखारी देवर मुझे उपलक्ष्य से करके तुमसे ही दुलार की भीख मांगने आया है, कुछ दे दो ना बहन। आशा बहुत सी खींच उठी। जरा देर के लिए बिहारी का चेहरा तमतमा उठा। दूसरे ही दम वह हंसकर बोला, दूसरों पर यूं टाल देना मेरे लिए और महेंद्र भैया से नकद कारोबार। विनोदिनी समझ गई कि बिहारी सब बंटाधार करने आया है, इसके सामने हथियार बंद रहना जरूरी है। महेंद्र भी बिहारी की बातों से परेशान होकर बोला, बिहारी, तुम्हारे महेंद्र भैया किसी व्यापार में नहीं पड़ते, जो पास है ना उसी से खुश है वे। बिहारी ने कहा, खुद भले ही ना पढ़ना चाहते हो भैया, मगर किस्मत में लिखा होता है तो व्यापार की लहर बाहर से भी आ सकती है। विनोदिनी ने पूछा, बहरहाल आपका तो हाथ खाली है, फिर आपकी लहर किधर से आती है? और वेंकी हंसी हंसकर उसने आशा को दबाया। आशा कुड़कर चली गई। बिहारी मुक्की खाकर गुस्से से भी चुप रहा। वह जाने को तैयार हुआ तो विनोदिनी बोल उठी, हताश होकर न चल दीजिए बिहारी बाबू, मैं आग की किरकिरी को भेज देती हूँ। विनोदिनी के उठने से बैठक टूट गई। इसे महेंद्र मन ही मन नाराज हुआ। महेंद्र की नाराज शक्ल देखकर बिहारी का घुटा आवेग उमड़ आया। बोला, महेंद्र भैया, अपना सत्यानाश करना चाहते हो, करो, तुम्हारी ऐसी ही आदत रही है, लेकिन जो सरल हृदय के साथ भी तुम्हारा विश्वास करके पनाह में है, उसका सत्यानाश तो ना करो। अब भी कहता हूँ ऐसा ना करो। कहते कहते बिहारी का गला रुंध गया। दबे क्रोध से महेंद्र ने कहा, बिहारी, कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, उलझाओ मत, साफ साफ कहो। बिहारी ने कहा, 2 टूक ही कहूंगा मैं। विनोदिनी तुम्हें जानबूझकर पाप की ओर खींच रही है और तुम बिना समझे मूड की तरह गलत राह पर कदम बढ़ा रहे हो। महेंद्र को यह बात बहुत बुरी लगी। तीखे सर में वह बोला, यह सरासर झूठ है। तुम अगर भले घर की बहू बेटी को गलत सुबह की निगाह से देखते हो तो तुम्हारा घर के अंदर आना ठीक नहीं। बिहारी कोई उत्तर दे पाता कि तभी विनोदिनी एक थाली में मिठाइयां लेकर आई और बिहारी के सामने रख दी। बिहारी बोला, अरे यह क्या? मुझे बिल्कुल भूख नहीं। विनोदिनी बोली, ऐसी क्या बात, मुंह मीठा करके ही जाना होगा। बिहारी ने उसके चेहरे की ओर देखकर पूछा, मेरी दरख्वास्त मंजूर हुई शायद? आधा सत्कार शुरू हो गया। विनोदिनी होठ दबाकर हंसी, कहा, आप देवर जो ठहरे।
इसके आगे की कहानी 5वें भाग में। धन्यवाद।